स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में सीएम धामी ने लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले जमकर जनसभा और रोड शो को संबोधित किया। इसी कड़ी में सीएम धामी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है। मध्य प्रदेश बीजेपी कमेटी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी उत्तराखंड में पहले चरण के चुनाव में 88 और उत्तर प्रदेश में भी कई जनसभा कर चुके हैं और अब उनका दायित्व देश के अन्य क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को मजबूती देने का होगा। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में जो 19 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ है लोकसभा का, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत दौड़ भाग की और इस चुनाव के दौरान लगभग वो 88 से अधिक जनसभाएं उन्होंने उत्तराखंड के भीतर की हैं और 4 सभाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खटीमत से लगता हुआ पीलीभीत जिले में की है। और अब जब उत्तराखंड का चुनाव पहले चरण का निबट चुका है, अब उनकी मांग उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से में भी है और हिमाचल में भी उनकी डिमांड है। अन्य कई प्रदेशों में पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड लगातार बनी हुई है और मैं समझता हूँ अब यहाँ के चुनाव से फ्री होने के बाद वो देश के अन्य प्रदेशों में अपनी भूमिका को निभाएंगे। और देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, हरक सिंह रावत जल्द ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही उत्तराखंड की सियासत को लेकर। हरक सिंह रावत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अनुकृति गुसाई के बाद हरक सिंह रावत बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और कल ही हमने देखा कि अनुकृति गुसाई ने बीजेपी में का दामन थाम लिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई है और इसके बाद उनके ससुर हरक सिंह रावत का नाम जो है वो सामने आ रहा है और अब बताया जा रहा है कि अब हरक सिंह रावत भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। हरक सिंह रावत बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और फिलहाल जो है अब सस्पेंस बना हुआ है कब तक जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है जल्द ही हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड की सियासत को लेकर। हरक सिंह रावत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बात करें उनकी बहू अनुकृति गुसाई की, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो गई हैं और अब हरक सिंह रावत की बारी है जब वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। काफी समय से जो है सियासी गलियारों से चर्चा आ रही थी लगातार और अब जो है एक बार फिर से जो है चर्चा तेज हो रही है कि हरक सिंह रावत जल्द ही बीजेपी के हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरक सिंह रावत जो है जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो हाल ही में महेंद्र भट्ट ने अनुकृति गुसाई को बीजेपी में स्वागत किया है उनका और उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं अब जो है हरक सिंह रावत को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव जो है वो चल रहा है और ऐसे में ये खबर काफी गहमा गहमी का माहौल पैदा करने वाला है क्योंकि अब जो है पिछले काफी समय से इसको लेकर चर्चा चल रही थी और ऐसे में एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है बेहद जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है हरक सिंह रावत को लेकर। जल्द ही हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और हाल ही में उनकी बहू अनुकृति गुसाई ने बीजेपी का दामन थामा है और इसके बाद से जो है चर्चा काफी तेज हो गई थी, संभावना भी इसको लेकर काफी तेज हो गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, एक और बड़ी जानकारी एक बार फिर से आ रही है हरक सिंह रावत को लेकर। बताया जा रहा है जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से उनकी पुत्र जो उनकी बेटी की बहू थी, उन्होंने जिस तरह से अनुकृति गोसाई ने कल भाजपा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है क्योंकि 4 अप्रैल को ईडी ने उन्हें अपने दफ्तर पर बुलाया था और ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन जब 4 अप्रैल को ईडी से पूछा गया कि हरक सिंह रावत यहाँ पहुँचे कि नहीं, तो उनका कहना था कि ऑफिशियल वर्क के कारण हम हरक सिंह रावत से मिल नहीं पाए। अभी आगे की डेट रखी गई है, उन्हें दोबारा समन भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद से जो चर्चाएं हैं हरक सिंह रावत और अनुकृति गोसाई को लेकर, क्योंकि अनुकृति गोसाई ने उसके बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द हरक सिंह रावत भी इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और उसी के तहत ये देखा गया कि अनुकृति गोसाई ने कल यानी कि मतदान के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और इससे पहले भी जब मतदान हो रहे थे, क्योंकि लैंसडाउन से 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी के सिंबल से, और कांग्रेस ने जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आई थी तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाते हुए वो सिंबल दिया था, जिसके बाद फिर वो एक बार भारतीय जनता पार्टी में पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ईडी जिस तरह से उन्हें अभी समय दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो हरक सिंह रावत है, जो कांग्रेस भाजपा से कांग्रेस में गए थे, अब कांग्रेस से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जी, क्या ये ईडी से बचने के लिए ये कदम उठा रहे हैं हरक सिंह रावत? देखिए बिल्कुल, अगर क्योंकि सीबीआई और साथ साथ जो ईडी है उनकी जो कार्रवाई है लगातार उन पर चल रही थी। फरवरी माह के दूसरे हफ्ते पर उनके जो 16 ठिकाने हैं वहाँ पर ताबड़तोड़ जो छापेमारी है ईडी द्वारा वो की गई थी, जिसमें उनका घर भी शामिल था। और घर में भी जब वो मौजूद थे तो उनसे कहीं पूछताछ की गई, उनकी अलमारी खोली गई, उनके जो दस्तावेज थे, कई लाखों रुपये उनके जो लक्ष्मी राणा थी जो उनके साथ सहयोगी थी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी थी कोटद्वार से, और साथ साथ अनुकृति गोसाई से भी पूछताछ की गई थी। तो ऐसे में डर का माहौल था। और ऐसे में जिस तरह का पूरे देश भर में बहसा चल रहा है विपक्षी दलों में कि ईडी जो सत्ताधारी सरकार है उसके इशारों पे काम कर रही है कि ये भय चल रहा है, और भय के तहत ही जो लोग हैं विपक्षी दल के नेता जिस तरह से ईडी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, उसके बाद से वो अब पार्टी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत अपनी पार्टी बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी में ईडी से बचने के लिए, ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तुषार, जिस तरीके से पहले हमने देखा अनुकृति गोसाई और अब इसके बाद जो है हरक सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर बात करें प्रदेश की सियासत में तो कैसी हलचल देखी जा रही है? देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि जो निष्कासन हुआ है हरक सिंह रावत का 5 सालों के लिए वो केंद्र नेतृत्व के तहत हुआ है। तो केंद्र नेतृत्व के पास ही ये फैसला है कि उनका निष्कासन तोड़ा जाए और उसके बाद उन्हें पार्टी में ज्वाइन किया जाए। ये कयास हमेशा से लगाए जा रहे हैं। ये जब अनुकृति गोसाई ने पूरी तरह से मतदान से पहले सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है उसके बारे में चर्चा की थी एक बयान के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा था कि जो कोटद्वार और लैंसडाउन से काफ़ी मजबूत है हरक सिंह रावत और उनकी बेटी। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी को दोनों ने अपना सपोर्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब हरक सिंह रावत जो पीठ पीछे कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो अब खुले में सामने आकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका दामन थामेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल सूत्रों के अनुसार ये पूरी इन्फॉर्मेशन लग रही है। और प्रदेश अध्यक्ष अगर करण मेहरा का मैं कहूँ तो उनका पहले से ये बयान है कि अगर जब वो आएंगे, जब ये फैसला लिया जाएगा, हम इसके लिए प्रेस वार्ता करेंगे, हम जो खुलासे हैं वो उनके करेंगे। जो भ्रष्ट नेता है वो वहाँ पर जा रहे हैं डर के। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनमें ईडी का डर साफ तौर पे नज़र आ रहा है और इस ईडी के डर से वो सत्ताधारी सरकार पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तुषार बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का टूटा रिकॉर्ड। 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 12 लाख के पार। तो 7 दिनों में यानी एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच चुका है। और अब जो है पिछले बार के मुकाबले इस बार और यह आंकड़ा बढ़ा है। और केदारनाथ में 4,22,129, वहीं बद्रीनाथ की बात करें तो 3,56,716 रजिस्ट्रेशन हुए। हेमकुंड साहिब के लिए भी 17,684 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो बड़ी जानकारी, 7 दिनों में यह आंकड़ा पार हुआ है, 12 लाख के पार हुआ है।
रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा और अब जो है चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में जो है श्रद्धालुओं का तांता एक बार फिर से लगता हुआ दिखाई देगा। बद्रीनाथ में 3,56,716 रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, वहीं केदारनाथ में 4,22,129 श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच चुका है। तो चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चार धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड टूटा और 7 दिनों में आंकड़ा जो है रजिस्ट्रेशन का 12 लाख के पार पहुंच चुका है। और तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, एक बार फिर से जो है चार धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। देखिए 10 मई से चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और इसके लिए सरकार समेत जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। जगह जगह जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यात्रियों के लिए की जा रही है। उसके साथ जिस तरह से जो आंकड़ा है हर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 2023 की, तो उसमें जो चारधाम का आंकड़ा रहा वो करीब 56 लाख, उससे अधिक जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, वो उत्तराखंड पहुँचे और उन्होंने चारधाम का जो दर्शन है वो यहाँ पर किए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर वो पंजीकरण देखने को मिल रहा है और जिस तरह से स्पीड में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले दिन जिस दिन पंजीकरण शुरू हुआ उस दिन 2023 के आंकड़े के हिसाब से 55,000 पंजीकरण हुए थे, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा 2.5 लाख का पहुँच गया। तो 7 दिनों में अगर पूरे ओवरऑल की बात करूँ तो 12 लाख से अधिक जो पंजीकरण है वो लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उसमें उत्साह साफ तौर पर चारधाम को लेकर लग रहा है। और जिस तरह से हेली सेवा भी जो 10 मई से लेकर 20 जून तक फुल बुकड हो चुकी है, तो ऐसे में ये लगता है कि जो उत्साह है यात्रियों में और श्रद्धालुओं में चारधाम को लेकर वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और साफ तौर पर जो अगर चारधाम में सबसे कठिन चढ़ाई में मानूँ या फिर जो कठिन रास्ता होता है या फिर जो यात्रा करने के लिए वो होता है केदारनाथ। और केदारनाथ में सबसे ज़्यादा पंजीकरण आए हैं, 4,22,000 जो पंजीकरण है वो अब तक केदारनाथ में हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह है। सरकार ने भी लक्ष्य रखा है कि 85 लाख से अधिक जो श्रद्धालु होंगे वो इस बार चारधाम के दर्शन कर सकते हैं और उन्हीं के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस तरह का पूरी तरह से कहा जा सकता है कि चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हों या यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम बनाने के लिए सड़कों का निर्माण हो, लगातार जो सरकार है, राज्य सरकार, वो कार्य करती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी धरातल में काम करते हुए नज़र आएंगे। जी तुषार, बात करें तो सरकार भी लगातार जो है उत्तराखंड की सरकार इसके लिए काम करती रही है और जो चाहे बात करें हेली सेवा या अन्य सुविधाओं के लिए, तो श्रद्धालुओं के लिए लगातार जो हर संभव कोशिशें की जा रही है। और इस बार जो है ये आंकड़ा काफ़ी कुछ कहता है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से देखें तो काफ़ी फायदेमंद है प्रदेश के लिए। देखिए, अगर मुख्य सोर्स ऑफ एनर्जी अगर बात की जाए उत्तराखंड की, सोर्स ऑफ इनकम, तो वो है टूरिज़्म। और टूरिज़्म के माध्यम से ही उत्तराखंड जाना जाता है। लोग अत्यधिक टूरिज़्म के माध्यम से ही यहाँ पर उत्तराखंड में आते हैं और उसमें से सबसे मुख्य अगर मैं बात करूँ तो चार धाम से जो यहाँ के युवा हैं, साथ साथ जो पहाड़ के लोग हैं, उन्हें रोज़गार मिलता है, उनके होटल्स चलते हैं, साथ साथ उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं इसमें अत्यधिक मदद उन्हें मिलती है। होम स्टेज जो बनाए गए हैं पहाड़ में, और साथ साथ जिस तरह से राज्य सरकार प्रोत्साहन दे रही है आपको अपने नए स्टार्टअप्स के लिए, होम स्टेज के लिए, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो ऊपर के जो पहाड़ के लोग हैं उनके लिए जब यात्री आते हैं तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अत्यधिक देखने को मिलता है। अगर अत्यधिक यात्री आएंगे तो कहीं ना कहीं सुविधाएं हमें तो ज़रूर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से जो इनकम है वो भी अत्यधिक होगी। तो टैक्स जितना ज़्यादा आएगा उससे कहीं ना कहीं जो राजस्व है वो भी उत्तराखंड का बढ़ेगा। तो मुख्य तौर पर जो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो चारधाम एक मुख्य पर्यटन के तौर पर एक सोर्स ऑफ इनकम है और इसी के तहत सरकार भी ये चाहती है जो अत्यधिक पर्यटन है वो उत्तराखंड आए और चारधाम के दर्शन करें, और चारधाम के दर्शन के बाद जो राजस्व है उत्तराखंड का वो अत्यधिक हो, ताकि आने वाले समय में और भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जा सके। जी बिल्कुल तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दून के साथ साथ 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश में तेज हवा चलने के आसार, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। तो बड़ी जानकारी मौसम को लेकर, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं दून के साथ साथ देहरादून के साथ साथ 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में तेज हवा चलने के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग ने जो है इसको लेकर जानकारी दी है। तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। प्रदेश में तेज हवा चलने के आसार जताए हैं। ये देहरादून के साथ साथ अन्य 11 जिलों में
बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो बढ़ती गर्मी के लिए कहीं ना कहीं राहत बड़ी खबर है और दून के साथ साथ 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में हवा में भी तेज चलने के आसार जो है वो जताए गए हैं। और वहीं उत्तराखंड में जंगल में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है जंगल धधक रहे, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारे गांव के जंगलों में आग लगी है। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। रविवार को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी और इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं अब तक बढ़कर 373 हो गई है। आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है लगातार जो है आग की कहर जो है वो जंगलों से कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जंगलों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और विभाग की तरफ से जो योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है उन योजनाओं का असर कम देखने को मिल रहा है। अब तक फायर सीजन यानी फरवरी से लेकर अब तक जो फायर सीजन है, इस पूरे फायर सीजन में 379 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी है। और इस 379 वनाग्नि की घटनाओं में भी आप ये समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा 440 हेक्टेयर जो जंगल है वो अब तक जलकर राख हो चुका है, यानी वन संपदा नष्ट हो चुकी है। विभाग को 9 लाख से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर हो चुका है और अभी ये सिर्फ शुरुआती चरण है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो ये समझा जा सकता है कि ये दायरा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। विभाग को फिर बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इसलिए विभाग जरूरत है कि विभाग उन सब तमाम चीजों पर यहाँ पर ध्यान दे, अपनी कार्य योजना को बनाए और धरातल पर उतारने का काम करे, जिससे वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके, इसको रोका जा सके। जी, ये लगातार जो है सरकार इसको लेकर काम करती रही है। हम हर साल देखते हैं कि जैसे ही गर्मी आती है जंगल जो है धधकने लगते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद जो इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, वजह सीधे तौर पर अभी तक जो देखने को मिली वो ये है कि वन विभाग की तरफ से वायदे तो बहुत सारे किए गए थे, यानी जो जंगलों के पास के जो गांव हैं, जिन गांवों के ग्रामीणों से बातचीत करने की जरूरत थी, समन्वय बनाने की जरूरत थी, वन मित्र रखने की जरूरत थी, वहां पर अभी तक समन्वय की कमी देखने को मिली है, जिसके चलते समझा जा सकता है कि जो जंगलों में जो आग की घटनाएं, उन घटनाओं पर प्रभावी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक देखने को नहीं मिली है और यही वजह है कि नुकसान ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सब चीजों की समीक्षा यहाँ पर की है तो विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी तय करने के लिए कहा गया ताकि समय रहते हुए जंगलों की आग को बुझाया जा सके और जो नुकसान विभाग को हो रहा है उस नुकसान से बचाया जा सके। और अब यही विभाग की योजना रहेगी कि जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर तय कर दी जाए ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की कमी ना रहे। जी अब है देखा जाए तो जैसे रविवार की बात बताई जा रही है, जब बताया जा रहा है कि ऐसी 22 घटनाएं जो है वो सामने आई हैं और ऐसे जो है टोटल की बात करें तो अब तक 1-2 नहीं बल्कि 373 ऐसे मामले सामने आए हैं। कब तक इसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो इस तरह के वारदात सामने आ रहे हैं, लाख कोशिशों के बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है? बिल्कुल, इसे ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का 70% जो भूभाग है ये वनाच्छित प्रदेश में आता है और ऐसे में उन जंगलों को आग से बचाने के लिए विभाग के पास सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं बल्कि मैन पावर की भी कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और यही वजह है कि विभाग उन कमियों को दूर करने के लिए वन मित्र जो वन पंचायतें होती है वहां पर वन मित्र तैनात करने का काम वहां पर करता है ताकि किसी भी प्रकार से आग की घटना की सूचना सबसे पहले वहां पर विभाग को मिल सके, त्वरित गति से उस पर कार्रवाई की जा सके और उस आग की घटना को बुझाया जा सके। लेकिन अभी तक ये समझा जा सकता है कि विभाग के पास जो बजट था वो बजट धरातल पर उतर नहीं पाया। जो इक्विपमेंट यहाँ पर स्थापित किए जाने चाहिए थे मॉडल क्रू स्टेशन के रूप में वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं और जंगलों में जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वन विभाग की टोलियों को अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। यही वो कमियां हैं जिन कमियों के चलते ये कह सकते हैं कि जो जंगल की आग है वो लगातार बढ़ रही है, जंगल धधक रहे हैं और विभाग को लगातार नुकसान यहाँ पर हो रहा है। जी, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है और इस तरह के जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और ऐसे में आगे की बात करें तो आगे जो है तापमान और बढ़ेगा और ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल जो अगर बात करें विभाग की ओर से क्या कदम उठाए
बताया जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी धुआं जो है प्रदूषण के साथ साथ ही जो है जंगलों का भी विनाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, विभाग के स्तर पर अब ये कह सकते हैं कि सभी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है, वन मंत्री की तरफ से भी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी। मुख्यमंत्री स्वयं उसकी अब निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री की तरफ से विभागीय अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में नोडल अधिकारी तय करने के लिए कहा गया है, यानी हर रेंज का नोडल अधिकारी तय करने के लिए कहा गया। उसके साथ जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जो बजट की जरूरत है, उसको रिलीज करने के लिए कहा गया, ताकि समय रहते अभी भी विभाग के पास संसाधनों की कमी ना रहे और सही समय पर कार्य यहाँ पर उपलब्ध हो सके। अगर ये सब चीजें धरातल पर सही समय पर उतर पाती है तो फिर आने वाले दिनों में जो वनाग्नि की घटनाएं होंगी वो वहाँ पर कम देखने को मिलेंगे, जो नुकसान होगा विभाग को वो कम होता हुआ नजर आएगा। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, पिथौरागढ़ में एंगचोली क्षेत्रांतर्गत अंडोली के पास गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वाहन में 8 लोग सवार थे जो शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे थे और इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने घायलों को जो है निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है और एसडीआरएफ को सूचना इसकी दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर 4 लोगों के शवों को खाई से बाहर निकाला। और बढ़ते हैं आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां हिंदी कवि कुमार विश्वास आगामी 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक गंगा तट पर अपने राम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गंगा सभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुमार विश्वास भगवान श्री राम कथा का प्रवचन करेंगे। 3 दिन तक गंगा आरती के बाद आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हड़की पौड़ी से सनातन को मजबूत करना है। 25, 26 और 27 अप्रैल को आरती के उपरांत रात्रि 8 बजे से विश्व प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास जी का अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और भाव हम सबका यही है कि कुमार विश्वास, जो आप जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध वक्ता है और बहुत बड़ी उनका एक फॉलोइंग भी है, और उनके माध्यम से प्रभु श्री राम का हम स्मरण करें और उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं, उनके चरित्र से हम क्या सीख ले सकते हैं, ऐसे हम युवा पीढ़ी को विशेष रूप से हम क्या प्रभु श्री राम के जीवन से सीख लेते हुए उनको आकर्षित कर सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। रात्रि का आयोजन होगा, भव्य आयोजन होगा, सभी इसमें आयोजन में आमंत्रित हैं, व्यवस्था भी उसी के अनुरूप की जाएंगी। तो कुमार विश्वास 25 से 27 अप्रैल तक जो है सनातन को मजबूती देने का काम करेंगे हरिद्वार में। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।